हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। मैं रुद्रमूर्ति। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन समझाया था। प्रकाश का परावर्तन के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका नाम है समतल दर्पण, जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, गोली दर्पण जिनमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने बताया, इमेजेस कैसे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा है विथ एमसीक्यू के साथ। आज हम लोग प्रकाश की एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है उसके बारे में बात करेंगे, वो है प्रकाश का अपवर्तन। इसको पढ़ने के पहले कुछ घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कांच के ग्लास में अगर एक चम्मच को डाला जाए और उसको देखा जाए तो आप महसूस करोगे कि चम्मच मुड़ी हुई प्रतीत होती है। या कांच के ग्लास में किसी छड़ को डाला जाए और विरल माध्यम से उस सघन माध्यम में या पानी के अंदर छड़ को देखा जाए तो छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब हम सुबह उठते हैं, सूर्य को देखते हैं या शाम को सूर्य को डूबते हुए देखते हैं तो सूर्य अपने वास्तविक स्थिति से कुछ उठा हुआ प्रतीत होगा। यानी सूर्य की वास्तविक स्थिति का निर्धारण हम कर ही नहीं सकते। सूर्य हमेशा अपने वास्तविक स्थिति से पृथ्वी पर खड़े हुए प्रेक्षक को हमेशा ऊपर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन। तारे जब हम देखते हैं तारों को तो तारे चमकते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि तारे टिमटिमाते नहीं है। तारा भी, हमारा सूर्य भी एक मध्यम क्रम का तारा है, लेकिन सूर्य तो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देता। लेकिन सूर्य तो काफ़ी नज़दीक है हमारे, लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। उनसे जब प्रकाश आता है तो उनका क्या होता है, विभिन्न प्रकार के माध्यमों में अपवर्तन के कारण वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो दैनिक जीवन के इन उदाहरणों को हम प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा समझ सकते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए पहली शर्त यह है कि दो मीडियम चाहिए। दो मीडियम चाहिए। एक मीडियम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रकाश की किरण हवा से पानी के अंदर प्रवेश करता है तो हवा एक माध्यम हो गया, पानी एक दूसरा माध्यम हुआ। तो जब प्रकाश की किरण हवा से पानी के अंदर प्रवेश करेगा तो निश्चित तौर पर उसका मार्ग विचलित हो जाएगा। यानी वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो वो उसका जो डेविएशन है, मार्ग का जो पथ है, वो बदल जाएगा। या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसी प्रकार जब हम सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से यानी कांच से हवा में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये सब होता क्यों है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो डेफिनेशन है वो है क्या, उसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए, क्या है इसका? दो डेफिनेशन लिखा हूं और दोनों को मैं हिंदी में लिखूंगा मैं। The phenomenon of a bending of a light at the surface separating two media is commonly known as refraction of the light। यानी देखिए, और दूसरा डेफिनेशन क्या है? The change in the direction or path of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called the refraction। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से, वो माध्यम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट?
तो when a light travels from one transparent medium to another transparent medium, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है, यानी उसका जो पाथ है वो डेविएट होता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, तो इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। चलिए, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद हम डायग्राम बना के समझाएंगे इसको। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको जानना चाहिए। मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल के अनुसार अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या हवा में होती है, निर्वात या हवा में होती है। यदि प्रकाश कांच या पानी के अंदर प्रवेश करे, कांच या पानी या कोई अन्य, कांच या पानी या अन्य माध्यम में प्रवेश करता है, अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल कम हो जाती है, और प्रकाश का स्पीड कम हो जाने से ही वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दिया था, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, किसी किताब में एन से लिखा जाता है। हवा में प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तथा उस माध्यम में जहां प्रकाश एंटर कर रहा है उसमें स्पीड, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक, ये सूत्र याद कर लीजिए, इससे संबंधित आपको आंकिक प्रश्न भी आएंगे, बहुत ईजी रहते हैं। अपवर्तनांक म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको लिखते हैं म्यू। प्रकाश का अपवर्तनांक, सी का मतलब निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में या माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी V। तो C/V बराबर क्या होता है हमेशा स्टूडेंट्स, यानी निर्वात में प्रकाश किस स्पीड से चल रहा हो तो सबको मालूम है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन वही प्रकाश जब किसी पानी के अंदर प्रवेश करेगा या कांच के अंदर प्रवेश करेगा या किसी अन्य लिक्विड मीडियम के अंदर प्रवेश करेगा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसी स्पीड के चेंज होने से लाइट का जो पाथ है, जो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, तो वो सरल रेखा का पाथ क्या होता है, ऊपर, या तो अभिलंब के नज़दीक आ जाएगा या तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो पाथ का डेविएट हो जाना, पथ का विचलन हो जाना किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। पाथ कितना डेविएट होगा ये डिपेंड करेगा उसकी स्पीड कितनी चेंज हो गई, तो उस माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण हीरे के अंदर प्रवेश करता है हवा से, तो इसकी स्पीड बहुत तेजी से बदल जाएगी, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना कम उसकी स्पीड होगी। इसको इस प्रकार के उदाहरण से समझा जा सकता है। देखिए आप लोग को और जल्दी समझ में आएगा। जैसे कोई आदमी है, वो खाली ग्राउंड में मूव कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो एक निश्चित दिशा में जाएगा, उसका पथ कोई विचलित नहीं होगा। लेकिन उसी आदमी को किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरना पड़े तो अपने पथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा, कभी इधर कभी उधर, यानी उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो चूंकि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी कम घनी आबादी वाले इलाके से प्रकाश की किरण
घनी आबादी वाले इलाके में प्रवेश करता है, तो घनी आबादी वाले इलाके में या ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, यानी सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। जैसे वो आदमी अगर मान लीजिए भीड़ भाड़ वाले रास्ते से में जाता तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जैसी भीड़ भाड़ कम हो गया फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो सेम वही चीज़ होता है प्रकाश के साथ। जब प्रकाश निर्वात या हवा में चलता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन जैसी वो किसी सघन माध्यम मतलब जहाँ पर प्रकाशीय घनत्व तो ज़्यादा होता है, वहाँ अगर प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझाया जा सकता है। यानी जब भी कोई प्रकाश किसी विरल माध्यम यानी कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाले माध्यम से अधिक ऑप्टिकल डेंसिटी वाले माध्यम में या उच्च प्रकाशीय घनत्व वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है। और कितना कम होगा डिपेंड करेगा उसका अपवर्तनांक कितना ज़्यादा है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो हीरे में जब प्रकाश की किरण हवा से निकलकर हीरे में प्रवेश करती है तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बदल जाती है, बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। इसका मतलब जिस मीडियम में प्रवेश कर रहा है उसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है। तो अपवर्तनांक से हम उस माध्यम की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं कि वो प्रकाश की चाल को कितनी तेज़ी से बदल रहा है। प्रकाश की चाल को जितनी तेज़ी से बदलेगा, कम करेगा, उसका अपवर्तनांक उतना ज़्यादा होगा। अगर प्रकाश की चाल को कम तेज़ी से बदल रहा है मतलब उसका अपवर्तनांक कम होगा। प्रकाश के चाल को बिल्कुल नहीं बदल रहा मतलब वो माध्यम का अपवर्तनांक वही रहेगा, यानी वो माध्यम अपवर्तनांक नहीं हो रहा बल्कि उसी माध्यम से उसी माध्यम जा रहे हैं। हवा से हवा में जा रहा है, पानी से पानी में जा रहा है। तो अपवर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो अलग अलग मीडियम होना चाहिए। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है और इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो व्हेन द लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। यही प्रकाश का अपवर्तन है। और प्रकाश का अपवर्तन निकालने का फॉर्मूला मैक्सवेल ने बताया था कि मैक्सवेल के अनुसार क्या होता है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात या हवा में होती है, लेकिन जब वो प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी डिपेंड करेगा उसका अपवर्तनांक कितना ज्यादा। जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उसकी स्पीड उतनी तेजी से कम होगी। यानी कोई भी आदमी खाली जगह से जितने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गई मेरी बात। प्रकाश के साथ भी ऐसी कुछ होता है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन लगे कि प्रकाश की चाल कहाँ पर कम होगी तो आप अपने दिमाग में इमेज बनाइए कि कोई भी आदमी दौड़ रहा है, अचानक भीड़ वाले इलाके में चला गया। भीड़ वाला इलाका मतलब सघन माध्यम, कम भीड़ वाला इलाका मतलब विरल माध्यम। तो सघन माध्यम मतलब जहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होता है, जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। तो आप देखोगे वहां भी गाड़ियां तेज़ी चलती नहीं है, बल्कि गाड़ियां क्या होती है, हमको धीरे चलाना पड़ता है। लेकिन जैसे ट्रैफिक नहीं रहता तो हम गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगाते हैं। तो यही चीज़ प्रकाश के साथ होता है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर सघन से फिर विरल में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी। तो ये जो स्पीड के बढ़ने या कम होने से प्रकाश का अपवर्तन, या कहने का मेरा मतलब है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके आगे की चीज़ों को बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को चित्र के द्वारा समझते हैं, जिससे सबको समझ में मदद मिलेगी। अभी तक मैंने परिभाषा बताया था, अब इसी चीज को हम चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश का अपवर्तन के लिए दो माध्यम की जरूरत पड़ेगी। माध्यम नंबर 1, माध्यम 1, और ये दूसरा माध्यम 2। और ये है इस माध्यम का बाउंड्री। ये क्या है, ये बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब इस लाइन के ऊपर माध्यम 1 है जिसको हवा बोल देते हैं। इस लाइन के नीचे एक दूसरा माध्यम है जिसको अपन बोलते हैं पानी या कांच बोल देते हैं। आपको देख के खुद समझ में आ रहा है कि हवा एक विरल माध्यम है। इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, लेकिन कांच में जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी नजदीक होती है, यानी वो सघन माध्यम है इसकी तुलना में। तो ये सघन। तो सबसे पहली चीज है विद स्टूडेंट्स
प्रकाश का अपवर्तन में दो मीडियम की जरूरत पड़ती है और दोनों मीडियम एक ही समान नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा, अदरवाइज प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, चलिए। अब ये कोई आपतित किरण है, ये टकराई यहां पर, इसका नाम देते हैं ए, और ये इस बाउंड्री के इस पॉइंट पर टकराई, इसका नाम बी। जिस पॉइंट पे टकराएगा वहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है, आप सीधा खींच देते हैं, ये चलिए, ये आपका ये नॉर्मल, इसका नाम है एम एन, कुछ भी नाम देते हैं, चलिए। अब चलिए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मानना यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम ये मान रहे हैं कि 90% से ज़्यादा प्रकाश अंदर उस माध्यम के अंदर प्रवेश करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं होगी, नहीं, कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित भी होंगे, कुछ 5%, कुछ अपवर्तित होगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये रेंजर वाले एग्जाम में आया था, आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया होता है, पहला परावर्तन, बी अपवर्तन, सी पारगमन या ट्रांसमिशन, और डी में दिया था ए बी सी तीनों, और डी दिया था इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम लोग क्या लिख देंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, बी वाला ऑप्शन लिख देंगे अपवर्तन। नहीं, गलत। जब कोई भी फिनोमिना होता है तो उसमें 100% कोई चीज़ नहीं होता है। हाँ, अगर कोई प्रकाश मान लीजिए 100% ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, इस 100% में से 80% क्या हो गया, अपवर्तित हो गया, अपवर्तित हुआ, ठीक है, और कुछ परावर्तित भी होता है, इसको बोलते हैं परावर्तन या परावर्तित, और कुछ ये ऐसा मान लीजिए, इसका बाउंड्री बना देता हूं मैं, ऐसा ये कोई बाउंड्री है तो ये ऐसा इसका मार्ग परिवर्तित होगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो जब कोई भी लाइट 100% पड़ता है तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है। 80% भाग क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, अपवर्तित होता है, कुछ रिफ्लेक्शन होता है, 5% पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, और बाकी ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी जो दिलचस्पी है इसके बारे में कि जो 80% जो आपतित किरण जो है अंदर चले जा रही है, अपवर्तित हो रही है, और अपवर्तित होने के बाद बाकी बची हुई ट्रांसमिट, बाहर निकल जा रही है, निर्गत हो जा रही है। तो वो जो ऑप्शन मैं अलग से बताऊंगा एमसीक्यू में, तो उसमें जो उसका आंसर होगा वो ये होगा कि जब किसी भी माध्यम में, जब प्रकाश की किरण किसी भी बाउंड्री पर पड़ता है, उस बाउंड्री के एक और एक मीडियम होता है, दूसरी ओर दूसरा मीडियम होता है, तो उसमें अपवर्तन भी होगा, परावर्तन भी होगा और पारगमन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। लेकिन जो प्रतिशत ज़्यादा होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर 90% या 80% से ज़्यादा अपवर्तन हो रहा है तो हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 90% परावर्तन हो जा रहा है, अगर मान लीजिए इसको मैं पॉलिश कर दिया, पिछले वाले हिस्से को, इस ग्लास स्लैब को मैंने पॉलिश कर दिया, तो लाइट अंदर जाएगी नहीं, पूरा रिफ्लेक्ट हो गई, तो हम फिर क्या पढ़ेंगे, परावर्तन। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ पॉलिश नहीं कर रहे हैं, लाइट को फेंक रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बताना चाह रहा था। चलिए फिर से देखते हैं, हम अपने बेसिक पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पर सब चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। ये कोई माध्यम का बाउंड्री है, माध्यम का बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर एक मीडियम है और इस बाउंड्री के दूसरी ओर दूसरा मीडियम। मैंने हवा मान लिया ऊपर, नीचे कांच। अब देखिए एक्चुअली में इस लाइट को जाना था सीधा, है ना, इसका पथ तो यही है, सीधा ये है आपका बी पॉइंट, इसको एक्चुअली में सीधा जाना चाहिए था, ये इसका एक्चुअल ट्रैक है, एक्चुअल इसका पथ ये है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक मीडियम आ गया कांच, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो लाइट है, क्योंकि ये कम भीड़ वाले इलाके से अधिक भीड़ वाले इलाके में जा रहा है,
तो यहाँ स्पीड ज़्यादा प्रकाश की और यहाँ स्पीड कम है, तो स्पीड के कम ज़्यादा होने से यहाँ पर कम हो गई, तो ये जो अपवर्तित किरण है जो अंदर जा रही है ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं, आई क्या है, आपतन कोण है। ये क्या है, ये आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, जो परावर्तन में बताया था। लेकिन यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा है, ये प्रक्रिया हो भी रही तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। हमारी दिलचस्पी अपवर्तन में है क्योंकि मैक्सिमम पार्ट क्या हो रहा है, अंदर ट्रांसमिट हो जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, अपवर्तित हो जा रहा है। तो ये आपका कोण क्या होगा, आपतन कोण, और ये क्या होगा, ये एंगल, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तित किरण या अपवर्तन कोण बोलेंगे, अपवर्तित किरण नहीं बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी, अपवर्तन कोण। तो ये आपको समझ में आ गई। तो प्रकाश की किरण ये अगर सघन से विरल में जा रहा है। अब इसी का दूसरा चित्र बनाते हैं। ये आपका माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2 था और ये माध्यम नंबर 1 था, ऐसे माने थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच देते हैं नॉर्मल ऐसा। चलिए, अब प्रकाश की किरण ये है ए से बी में जा रही है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। विरल मतलब ज़्यादा घनी आबादी, सॉरी सघन मतलब ज़्यादा घनी आबादी हो, विरल मतलब कम घनी आबादी। यानी विरल का मतलब ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है, विरल का मतलब होता है रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम का मतलब होता है कम ऑप्टिकल डेंसिटी। सघन माध्यम मतलब डेंस मीडियम, जहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा। यानी अगर आपको समझना है तो अधिक भीड़ भाड़ वाला जगह को बोलेंगे सघन, और इसकी तुलना में कम भीड़ भाड़ वाली जगह को बोलेंगे विरल माध्यम। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी का उल्टा करते हैं। अभी मैंने दिखाया एक आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, डेंसर, और यह है रेयर मीडियम। तो अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे ये BC। तो यहां पर हुआ AB आपतित किरण और BC अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो यहां पर जो कोण है आपतन कोण, आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण BC को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण इस नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी, इस बेस लाइन के साथ, इसको R के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपवर्तित किरण जिसका नाम क्या मैं दे रहा हूं, BC, अपवर्तित किरण BC इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या आपतन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण मतलब अपवर्तित किरण नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा अपवर्तन कोण, और आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगा वो आपतन कोण। ये तो आपको मालूम है। पहला जो चित्र बनाया इसमें क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है कम भीड़ वाले इलाके से अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होती है, यहाँ ज़्यादा थी। जैसे इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसेगा या डेंसर मीडियम में तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाने से वो जो रे है इसका पाथ एक्चुअली में ऐसा जाना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, सघन माध्यम, ये मान लीजिए कांच है यानी, और ये है हवा, ऐसा जा रहा है AB। तो एक्चुअली में इसका पाथ तो ऐसा जाना चाहिए सीधा, लेकिन कांच के बाद हवा आ गया और ये कांच और हवा के बीच का एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के नीचे कांच है, इस बाउंड्री के ऊपर हवा है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। कैसा परिवर्तित होगा, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे तो क्या होगा, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा,
ये तो इसका एक्चुअल पाथ है, यानी ये ऐसा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण इधर, तो ये है आपतन कोण जो नॉर्मल से बना, और ये है अपवर्तन कोण R। तो इसमें नियम क्या हुआ, नियम लिख लीजिए स्टूडेंट्स। सघन ये सब एग्जाम में आ चुका है। सब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो सघन यानी अधिक भीड़भाड़, विरल यानी कम भीड़भाड़, तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। और जब प्रकाश की चाल बढ़ जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। और इसी का उल्टा भी लिख सकते हो। अभी मैंने सघन माध्यम से विरल माध्यम के बारे में बताया कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, जिससे अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी का उल्टा लिखा जाए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल घट जाती है, प्रकाश की चाल घट जाती है और अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर की जगह पास आ जाती है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? किसी भी प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक प्रकार के माध्यम से किसी दूसरे प्रकार के माध्यम में प्रवेश करती है तो मैक्सवेल ने समझाया है कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है, और प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने से उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश की चाल में यानी जब भी प्रकाश, सबसे ज़्यादा लाइट की जो स्पीड होती है वो है हवा में होती है, उसके अलावा बाकी किसी भी जगह प्रकाश चला जाता है, कांच में, हवा में, पानी में, केरोसिन में, डायमंड में, कहीं किसी भी माध्यम में जाएगा प्रकाश तो हमेशा प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो प्रकाश की सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है? वायु या निर्वात में। तो जब भी हम अपवर्तनांक की गणना करते हैं तो हवा या निर्वात को बेस मानकर कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी थी, अब उसको बेस मान के अगर पानी में जाता है तो कितना उसकी स्पीड चेंज होती है, अगर किसी केरोसिन में गया तो कितनी चेंज होती है, डायमंड या हीरे के अंदर गया तो कितना होगा। तो इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, उसी से अपवर्तनांक की गणना की जाती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल में जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पर हम अपवर्तनांक की गणना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप, ये बात समझ में आ गई, इसको उतार लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, एक चीज मैंने आपको समझाया है कि अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपको मालूम हो, ये लिखा हुआ मैं। अब देखिए आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देगा, तो आपको सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, यानी हीरे के अंदर अगर प्रकाश की किरण चले जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी मतलब जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर ज्यादा झुक जाएगी। बेंजीन में इसकी स्पीड इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होगी, तो ऐसा बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। तो अब एमसीक्यू एक आएगा, एमसीक्यू, निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? ये पहला एमसीक्यू ये होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक आपका पानी, बी केरोसिन, मिट्टी तेल, सी बेंजीन और डी हीरा, डायमंड। यह आपसे ऐसा पूछेगा। एमसीक्यू नंबर 2 इसी का उल्टा ही पूछेगा, निम्न में से
किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी? प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो अधिक होगी कम होगी ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अब आप पूछोगे कि ऐसा आप क्यों बता रहे हैं, ये किस आधार पर हम माने? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दिया था। मैक्सवेल का इक्वेशन था, मैक्सवेल के अनुसार कि जब प्रकाश की किरण ये हवा से कांच में, ये प्रकाश की किरण ये यहां से ऐसा टकराई, इसका नाम ए बी है, फिर ये इसको सीधा निकलना था लेकिन यहाँ पर बीच में ग्लास आ गया तो ये कुछ अपवर्तित हो गई। तो ये है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण हो गया, ये मुड़ गई। ये बी सी क्या है? अपवर्तित किरण, ए बी आपतित किरण। कितना मुड़ेगी डिपेंड करेगा कांच का अपवर्तनांक कितना ज़्यादा है। तो मैक्सवेल के अनुसार जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश हवा से निकलकर किसी अन्य माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो मैक्सवेल के अनुसार माध्यम में हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बहुत इजी है ये। इसको मैं आपको CGPSC रेंजर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इसमें कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहे हैं, तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा जो आपका रेंजर 2018-19 में जो क्वेश्चन आए थे, CGPSC में आए थे, उनको मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा ये तो बहुत ईजी है। और साइंस के क्वेश्चन जो क्या एक बार आपका कॉन्सेप्ट गया तो एकदम सही, तो मतलब सही हो, गलत नहीं होगा वो। तो मैक्सवेल ने बताया हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। हवा में प्रकाश की चाल को C लिखते हैं, माध्यम में V। तो स्टूडेंट्स जो होता है म्यू, अच्छा ये इसको क्या बोलते पढ़ते हैं हम लोग, ग्रीक लेटर म्यू, MU। इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रीडिंग किया जाता है M, इसको बोला जाता है म्यू। ये इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। ये विमाहीन राशि है, इसका कोई विमा नहीं होता है, अपवर्तनांक। ये हवा के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने का मैक्सवेल का जो तरीका है, एक और भी तरीका है जिसको बोलते हैं स्नेल्स का नियम, जिसमें कोण के आधार पर निकालते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद उसको देखेंगे। तो अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष उस कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो हवा की तुलना में कांच का माध्यम कैसा है, वो कैसा माध्यम है, ज़्यादा सघन है कि कम सघन है या बहुत अधिक सघन है, वो इस म्यू के द्वारा पता चलेगा। यानी प्रकाश की किरण जब हवा से किसी माध्यम में जाएगी तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल से समझ में आएगा। अगर प्रकाश की चाल बहुत तेजी से बदल गई यानी वो सघन माध्यम है। तो इसको लिखते हैं अपवर्तनांक, मतलब होता है हवा में प्रकाश की चाल C और उस माध्यम में जहां प्रकाश जारी हो वहां पर V। तो ये फॉर्मूला आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिख देते हैं, ये A सबस्क्रिप्ट लिखेंगे, हवा से ये ग्लास में जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये है हवा और ये है कांच। तो ऊपर का जो सबस्क्रिप्ट है, लाइट कहां से आ रही है, हवा से कांच में जा रही है, तो हवा को पहले लिखेंगे, कांच को नीचे लिखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या बोल रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी है C और उस ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी है V। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश की चाल तो कांस्टेंट है, ठीक है, प्रकाश की चाल तो कांस्टेंट है, यानी अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करेगा, C पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर करेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, माध्यम की चाल पर, माध्यम की चाल। अगर उस माध्यम में जो प्रकाश हवा से निकलकर उस माध्यम में गया, उस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम है, ये सबसे कम है, कम हो रहा है ये, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता है, यानी उस माध्यम में किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल से उसका उल्टा, अगर चाल बहुत तेजी से कम हो रहा है यानी अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है, यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो, ठीक है। चलो ओके, तो उस बेसिस पे आप देखिए स्टूडेंट, चलिए
निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? अधिक होगी बोल, प्रकाश की चाल इसका 1 पॉइंट कितना है देखिए 1.33, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, विमाहीन राशि है। केरोसिन का है 1.41 और उसके बाद बेंजीन का है 1.50 और डायमंड का है सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा अधिक होगी? क्योंकि डायमंड का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है इनकी तुलना में, तो जहां अपवर्तनांक ज्यादा हुआ, ये एरो का निशान ऊपर जा रहा है, मतलब वहां उस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो यहां पर अधिक पूछा है, तो यहां प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, या उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा इसकी तुलना में, यहां पर कुछ और ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा होगा पानी में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो किसी एग्जाम में आया निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होगी? जहां अपवर्तनांक कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए ये चलिए इसको मिटा देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जिस माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, वहां प्रकाश की चाल अधिक होगी। यानी अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन। यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू अगर मान लीजिए कम है तो ये क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए इसको सेट करिए, निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? यानी V का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए म्यू क्या होना चाहिए? सबसे कम। सबसे कम किसका होता है? पानी। तो पानी का सबसे ज्यादा हो। पानी में प्रकाश की चाल इन तीन माध्यमों की तुलना में अधिक होगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, IAS में भी आ सकता है, आपका CGPSC में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसके लिए आपको बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो आपको लेक्चर के थ्रू ही समझ में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगर इसी प्रश्न में ऐसा पूछा जाता स्टूडेंट, ऐसा पूछा जाता क्या कि इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी? निम्न में से प्रकाश की चाल निम्न माध्यमों में सबसे कम प्रकाश की चाल होगी। वही चार ऑप्शन दिया हुआ है, पानी, बी कैरोसिन मिट्टी तेल, सी बेंजीन और डी में दे दिया हूं हीरा या डायमंड। तो इसका कितना होता? पानी का 1.33, इसका कोई यूनिट नहीं। 1.41 इसका होगा, बेंजीन का 1.50 और इसका 2.42। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे प्रकाश की चाल सबसे कम चाहिए, तो चाल, ये प्रकाश की चाल और उस माध्यम के अपवर्तनांक में ये संबंध होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल उस माध्यम के, प्रकाश की चाल यहां लिखो, प्रकाश की चाल और ये माध्यम का अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में माध्यम सबसे कम प्रकाश की चाल होगी। प्रकाश की चाल को कम करना चाहते हैं तो म्यू क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? डेफिनेटली ज्यादा। अब यहां देखिए म्यू सबसे ज्यादा किसका है? हीरा। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उस मीडियम में जब प्रकाश जाएगी तो उसकी स्पीड उतनी तेजी से कम हो जाएगी। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि मैक्सवेल का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन के बेस पे हम अपवर्तनांक को जान सकते हैं, रिफ्रैक्शन को जान सकते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी कम भीड़ भाड़ वाले इलाके से अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है, तो कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अपन विरल माध्यम बोलेंगे और अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सघन माध्यम बोलते हैं। तो स्वाभाविक है कि उस आदमी की स्पीड जब वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। यही चीज़ प्रकाश के साथ होती है, और इसी स्पीड के कम हो जाने से या बदल जाने से प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है, और इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आपको समझ में आया? तो किसी भी एग्जाम में अगर मान लो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसका अपवर्तनांक दिया, तो आप तुरंत लिखोगे जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल उतनी कम, जिसका अपवर्तनांक जितना कम प्रकाश की चाल उतनी अधिक। हवा या निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक आध न्यूमेरिकल आपको बताते हैं किस टाइप का आता है, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत इजी न्यूमेरिकल रहते हैं, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको उतार सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अपवर्तन का जो पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको प्रकाश का मार्ग अपने मूल मार्ग से भटक जाता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या विलंब से दूर हट जाता है, इस बात को मैंने जो बेसिक इक्वेशन है मैक्सवेल का इक्वेशन जो बता रहा म्यू बराबर c/v से निकालते हैं, वही है मेन। उसके बाद एक और भी आएगा जिसको बोलते हैं स्नेल्स का नियम, उसको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं ताकि आपको हमेशा याद रहे। चलिए एक क्वेश्चन है, मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, इसको इंग्लिश में पढ़ दूंगा मैं। प्रकाश की किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है, हीरा डायमंड, तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है तथा हीरे का अपवर्तनांक इतना दिया है। पूछो आपसे ये क्वेश्चन ये है, व्हेन द लाइट इज ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू डायमंड, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द दैट मीडियम, डायमंड मीडियम। क्वेश्चन दिया है द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड ऑल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज गिवन 2.42। तो ये इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत इजी है। देखिए क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो पहला माध्यम हवा और दूसरा माध्यम ग्लास, तो इसको लिखेंगे AμG। इसको कैसे रीड करते हैं? AμG। अगर आपको ये नहीं आ रहा सीधा म्यू लिखिए, खत्म। ये पहला जो अक्षर बता रहा है एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, कांच के सापेक्ष हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हिंदी में लिखेंगे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको म्यू बोलते हैं। और म्यू क्या होता है? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष निकालना है, तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी थी, और जब वो प्रकाश उस माध्यम में गया, कांच में गया, तो वहां पर इसकी स्पीड कितनी थी, तो c/v से निकालते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन म्यू इज गिवन 2.42 एंड वी नो वेल नो, हम अच्छी तरह जानते हैं प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस बेसिस पे जो रख दीजिए 4.42 और ये c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हुआ v। तो v की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लाओ, इसको नीचे कर दो, तो v इज इक्वल टू हो गया 3 × 10⁸, और ये हो गया 2.42। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा प्रकाश की चाल कितना चेंज हो जाएगा। देखिए इसको कर लीजिए 300, ये 10/6 घात हो जाएगा, 2 0 यहाँ ऐड कर दिया, और ये आपका हो गया। खैर इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको करने डायरेक्ट ऐसे कर लो इसको, तो 3.300 हो गया, और ये इंटू 10⁻, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। चलिए तो स्टूडेंट इसको कुछ नहीं है, कैलकुलेटर से या हाथ से भी कर सकते हो। ये आता है आपका, मैंने किया है 1.23 आएगा।
ये कैसे किया मैंने, ये 3/2.42 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस माध्यम में यानी डायमंड में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उस समय इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी 1.23 इंटू 10⁸ मीटर। यानी प्रकाश की चाल 3 लाख थी हवा में, जैसे इस माध्यम में गया तो कितना हो गया 1.23 यानी 1,23,000। यानी कितना कम हो गया प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी कम होगी डिपेंड करता है कि वो माध्यम कितना ज़्यादा डेंस है, कितना ज़्यादा सघन है। अगर सघन माध्यम प्रकाश की किरण फंस गई तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में चले जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। और जब प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी और विलंब से दूर हट जाएगा, और जब प्रकाश की चाल कम हो जाएगी अविलंब की ओर झुक जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली अपवर्तन को समझने के लिए था। अभी और चलेगा, बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा अपवर्तन संबंधित, इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ बताऊंगा जो आपको हर प्रकार के एग्जाम में काम आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज का हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए जो इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको कोई कमेंट्स करना है मेरे पढ़ाने के ऊपर, या आपको कोई चीज़ में जो भी आपको कमेंट्स करना है वो कमेंट भी कर सकते हैं, उसका वेलकम है। और फ्यूचर में मैं आपको और भी इससे बेहतरीन वीडियोस बना के दूंगा रेंजर CGPSC लेवल के। और इन्हीं सब बातों के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है, और फिर हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्नेल का नियम। क्या बताऊंगा? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम यानी एक तरीका था जिसमें हमने क्या किया, प्रकाश की चाल के आधार पर निकाला था। अब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बेस पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण को मेजरमेंट करके ही रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण को मेजरमेंट करके भी हम अपवर्तन निकाल सकते हैं। तो ओके, फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।